नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 10 हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अध्याय है और मैं आपको बता दूं, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम ये जानते हैं कि हैलोजन क्या होते हैं। आप हैलोजन व्युत्पन्नों को समझने से पहले यह समझिए कि हैलोजन क्या होते हैं। आपने छोटी क्लासों में आवर्त सारणी पढ़ी होगी और आवर्त सारणी में जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे तत्व क्या होते हैं? ये सभी तत्व हैलोजन कहलाते हैं और इन तत्वों को हम अक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपके इस पूरे चैप्टर में कहीं भी अक्स लिखा हुआ आता है तो आपको यह समझना है कि यह अक्स हैलोजन है। इस अक्स की जगह फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अब हम समझते हैं हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो आप देखिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे मैं एक हाइड्रोकार्बन लिखता हूं, यह एक हाइड्रोकार्बन है CH4 मेथेन। इस हाइड्रोकार्बन के ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, इन हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन यदि किसी हैलोजन परमाणु से कर दिया जाए, अगर इन हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन हम किसी हैलोजन, जिसे मैं किससे लिख रहा हूं, अक्स से, यदि हम इन हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन किसी हैलोजन परमाणु से कर देते हैं तो जो यौगिक हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे यौगिकों को हम हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। आप समझिए, जैसे ये CH4 है और यहां मैं इसके एक हाइड्रोजन का रिप्लेस कर रहा हूं किसी एक हैलोजन से, अक्स की जगह मैं यहां Cl ले लेता हूं। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये बन जाएगा CH3Cl। तो ये यहां 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहां से हट गया और उसके स्थान पर क्या जुड़ गया? क्लोरीन जुड़ गया। और ये CH3Cl क्या है? ये CH3Cl एक हैलोजन व्युत्पन्न है। जरूरी नहीं है कि आप मेथेन ले, इसकी जगह आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हो। और यह भी आवश्यक नहीं है कि किसी एक ही हाइड्रोजन का विस्थापन होगा, एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन भी हो सकता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा होता है, तो जो यौगिक हमें प्राप्त होते हैं, इन यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। इस पाठ की शुरुआत हम जब करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो हमें यह देखना है कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड क्या होते। अगर हाइड्रोकार्बन संतृप्त हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बनों को कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होते हैं? एकल बंध होते हैं। यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो ऐसे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम एल्केन कहते हैं। तो मैं यह कह सकता हूं, यदि किसी एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन किसी हैलोजन परमाणु से होता है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? हैलो एल्केन। और इन्हें सामान्यतः या जनरली इनको हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। दोनों एक चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। हैलो एल्केन और एल्किल हैलाइड एक ही चीज है। जब एल्केन के हाइड्रोजनों को किसी हैलोजन से रिप्लेस किया जाता है तो हमें यह प्राप्त होते हैं। अब हम इन हैलो एल्केनों का सबसे पहले वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण के साथ साथ इनके नामकरण पर भी हम ध्यान देंगे। इनके नामकरण की चर्चा तो हमने क्लास 11 में भी की थी, लेकिन टॉपिक वाइज हम इनके नामकरण को साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे जो हम हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण कर रहे हैं, वो किस आधार पे कर रहे हैं? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। आप इन चारों को ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां CH4 लिखता हूं और इसका एक हाइड्रोजन हटता है,
एक क्लोरीन जुड़ता है तो यहां आप देखिए CH3Cl बनता है। अगर मैं इसके 2 हाइड्रोजन को हटाता हूं और 2 Cl जोड़ता हूं तो क्या बनेगा? CH2Cl2। अगर मैं 3 हाइड्रोजन हटा के 3 Cl जोड़ता हूं तो क्या बनेगा? CHCl3। और अगर अपन चारों ही हाइड्रोजन को हटा दें और उनके स्थान पर 4 क्लोरीन परमाणु जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? CCl4। क्या हो रहा है यहां पे? यहां एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक हैलोजन जुड़ा, यहां 2 हैलोजन जुड़े, यहां 3 हैलोजन जुड़े और यहां 4 हैलोजन जुड़े। मतलब हैलोजन परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। यदि एक हैलोजन जुड़ता है तो हम इन्हें मोनो हैलो एल्केन कहेंगे, 2 हैलोजन जुड़ते हैं डाई हैलो एल्केन कहेंगे, 3 हैलोजन जुड़ते हैं ट्राई हैलो एल्केन कहेंगे और 4 हैलोजन जुड़ते हैं टेट्रा हैलो एल्केन कहेंगे। अब हम इनका नाम देखते हैं तो आप इस सारणी को ध्यान से देखिए। ये एक हैलोजन, एक क्लोरीन है, मोनो हैलो एल्केन। यहां 2 हैलोजन है डाई हैलो एल्केन, यहां 3 हैलोजन है ट्राई हैलो एल्केन और यहां 4 हैलोजन है टेट्रा हैलो एल्केन। इनके 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक सामान्य नाम होता है और एक IUPAC नाम। सबसे पहले हम इनका सामान्य नाम देखते हैं। सामान्य रूप से इन्हें एल्किल हैलाइड कहा जाता है। ये जो CH3 है, अगर मैं इनको कॉमनली लिखूं तो इनको हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहा जाता है। इस बात पर चर्चा करने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि ये एल्किल क्या होता है। वैसे तो हमने क्लास 11 में इसको पढ़ा है, लेकिन एक बार मैं इसके बारे में पुनः चर्चा करता हूं। आप देखिए, मैं कुछ एल्केन लिखता हूं, जैसे मैंने CH4 लिखा, इसका नाम है मेथेन। मैंने एक 2 कार्बन का एल्केन लिया C2H6 और इसका नाम है एथेन। यदि मैंने 3 कार्बन का एल्केन लिया C3H8, इसका नाम है प्रोपेन। ये सारे क्या है? ये सब एल्केन है। यहां मैं लिख देता हूं, ये सब के सब क्या है? एल्केन। अगर हम इनके एक एक हाइड्रोजन को हटा दें, जैसे इस CH4 के एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं तो ये बन जाएगा CH3 और इसकी एक संयोजकता रिक्त रह जाएगी। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटाता हूं तो आप यहां भी देखिए, ये तो C तो 2 और H6 से कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे और एक संयोजकता इसकी भी क्या रह जाएगी? रिक्त रह जाएगी। यहां सेम वैसा ही होगा, यहां भी एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ये C3H7। ठीक है। अगर एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? एल्किल प्राप्त होते हैं। अगर ये मेथेन है तो ये मेथिल है, ये एथेन है, ये एथिल है, ये प्रोपेन है, ये प्रोपिल है और इन सब को हम किस से लिखते हैं? R से लिखते हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है। किताब में आपके इस चैप्टर में, आगे वाले चैप्टरों में भी कहीं भी R लिखा हुआ आता है, जैसे RX लिखा हुआ आता है तो X तो हैलोजन है और R कोई एल्किल समूह है। वो मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, R एक एल्किल समूह है। ठीक है। अब आप देखिए इस सारणी को वापस, ये मेथिल है और ये Cl है, इनको एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये मेथिल और ये क्लोराइड, तो इस CH3Cl का सामान्य नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। अब आप इस संरचना को देखिए CH2Cl2। अगर मैं मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाता हूं तो मुझे मेथिल प्राप्त होता है CH3। अगर मैं इस मेथिल से भी एक हाइड्रोजन हटा देता हूं,
मैं जब इस मेथिल से भी एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो ये CH2 बचेगा और इसकी 2 संयोजकताएं रिक्त हो जाएगी। इसे मेथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिलीन। और अगर इस मेथिलीन की दोनों रिक्त संरचनाओं पर 2 क्लोरीन परमाणुओं को जोड़ दिया जाए तो ये मेथिलीन क्लोराइड बन जाएगा। इसको आप ध्यान से रखना। मेथिलीन क्लोराइड क्या होता है? CH2Cl2। इसके बाद में देखिए CHCl3, इसे क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। आपने सुना होगा इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में बेहोश करने में भी किया जाता है। और लास्ट में आप देखिए CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो 4 प्रकार के हुए: मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब हम इनके IUPAC नाम पर चर्चा करते हैं। IUPAC में इन्हें जनरली हेलो एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलो एल्केन। ये देखिए, क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। एकदम सिंपल है। क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। एक सवाल आता है हमारे एग्जाम में, क्लोरोफॉर्म का UPSC नाम लिखिए। तो आपको सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की संरचना आनी चाहिए। क्लोरोफॉर्म की संरचना क्या होती है? CHCl3, ट्राइक्लोरोमेथेन। अगर आपको स्ट्रक्चर आती है तो आप उसका नाम आसानी से लिख सकते हो। तो हमने यहां हेलोजन परमाणुओं के आधार पे मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा प्रकार के हेलो एल्केनों को देखा। अब आप इसके आगे देखिए, दूसरे टाइप का जो वर्गीकरण हम पढ़ते हैं उसमें है हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। यह कैसे होता है, इसको समझने से पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझें। आप इन सब चीजों को अपनी नोटबुक में नोट भी करते रहे, जिससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे और समय समय पर आप उनको पढ़ते भी रहोगे। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। यह हेलोजन परमाणु है और यह हेलोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन परमाणु 1, 2 और 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। यहां जो हेलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, और यहां जो हेलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल 1 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और यहां जो हेलोजन परमाणु है वो केवल ही 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आप यहां कुछ समझ रहे होंगे। सिंपल सी बात है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और अगर वो 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने परमाणुओं से जुड़ा है, इस आधार पर एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राइमरी में क्या है? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी में वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, और टर्सरी में वो कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। मैं इसे 3 डिग्री कार्बन भी कह सकता हूं, मैं इसे 2 डिग्री कार्बन भी कह सकता हूं, और मैं इसे 1 डिग्री कार्बन भी कह सकता हूं। ठीक है, अब हम इनके नाम पर भी चर्चा करते हैं। हम इनके सामान्य नाम भी देखते हैं और इनके IUPAC नाम भी देखते हैं। सबसे पहले सामान्य नाम पर चर्चा करते हैं। ये मेथिल क्लोराइड है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, और ये एथिल क्लोराइड है। मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड हम इनको कहते हैं। अब इसमें देखिए कार्बन 3 है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोपिल कहते हैं। मैं 2 संरचनाएं बनाता हूं, आप उन दोनों को ध्यान से देखिए। एक मैंने इस प्रकार की संरचना बनाई, CH3 CH2 CH2, ये भी प्रोपिल है, और एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसी बनाई CH3 CH CH3, और यहां इसकी एक संयोजकता रिक्त रख दी। मतलब यहां जो हाइड्रोजन हटा वो इस पहले वाले कार्बन से, इसका मतलब जो भी हेलोजन जुड़ेगा वो यहां जुड़ेगा,
यहां हेलोजन जोड़ देते हैं अपन X, और यहां जो हेलोजन जुड़ेगा वो 2 नंबर कार्बन पे जुड़ेगा। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। यहां 1 नंबर पे हेलोजन, यहां 2 नंबर पे हेलोजन, ये दोनों प्रोपिल अलग हो गए। अगर ये 1 नंबर पे जुड़ता है तब तो ये प्रोपिल हैलाइड, और अगर इस X की जगह मैं Cl लेता हूं तो ये प्रोपिल क्लोराइड कहलाएगा। लेकिन जब 2 नंबर पे जुड़ता है तो आप इस संरचना को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। कैसे? जैसे ये एक CH3 था, इसके साथ में ये CH है, और इससे कोई हेलोजन जैसे Cl जुड़ा है, और जो उधर वाला CH3 है मैं इसको यहां लिख देता हूं। ये लीजिए, ये ऐसी स्ट्रक्चर जो है इसको हम आइसो समूह कहते हैं, और ये आइसोप्रोपिल है, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये ध्यान रखना, क्या नाम हो गया? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और अगर ये Cl यहां ना जुड़कर यहां जुड़ा हुआ होता, ये CH2 होता, तो हम इसको प्रोपिल क्लोराइड कह सकते थे। ठीक है, अब आप इसके नाम पर चर्चा कीजिए। अभी देखिए, हम इसके नाम पर चर्चा करते हैं। यहां कार्बन की संख्या है 1 2 3 4। जब हम इनके सामान्य नाम लिखते हैं तो कार्बन परमाणुओं को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां 4 कार्बन है, ये ब्यूटिल होगा, और ये 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए हम इसको लिखेंगे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक, तो इनके नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये तो इनके सामान्य नाम थे। अब हम इनके IUPAC नामों की चर्चा करते हैं। ये क्लोरोमेथेन, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ये क्लोरोएथेन, ये मेथेन, ये एथेन। इसका नाम देखिए, 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। नंबरिंग आप किधर से भी कीजिए, 2 नंबर पर Cl है, तो मैं लिख सकता हूं 2 क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए हम लिख देंगे प्रोपेन। क्या लिख देंगे? प्रोपेन। तो इसका IUPAC नाम क्या है? 2 क्लोरो प्रोपेन। और इसके नाम को देखिए तो वही 3 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक, 2 नंबर पे Cl भी है और 2 नंबर पे CH3 मेथिल है। अल्फाबेटिकली अगर हम इनके नाम को लिखें तो सबसे पहले हम क्लोरीन को लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर हम मेथिल को लिखेंगे 2 मेथिल, और फिर वो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो हमने इनके सामान्य नाम भी देखे और इनके IUPAC नाम भी देखे। अब हम कुछ विशेष प्रकार के हैलाइडों की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए एलिलिक हैलाइड। अब नाम से पता चलता है अगर कोई हैलोजन किसी एलिल समूह से जुड़ा हो तो ऐसे हैलाइड क्या कहलाते हैं? एलिलिक हैलाइड कहलाते। अब हमें यह पता होना चाहिए कि एलिल समूह क्या होता है। आप इस संरचना को देखिए, यहां जो Cl जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 संकृत अवस्था में है। अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो वो sp3 संकृत अवस्था में होते हैं। अगर डबल बॉन्ड हो तो वो sp2 संकृत अवस्था में, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो sp संकृत अवस्था में होते। तो यहां इस कार्बन और इस कार्बन के बीच केवल एक बंध है, सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये sp3 संकृत अवस्था में, और इसके पास वाला जो कार्बन है वो सीधा किसी द्विबंध से जुड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 संकृत अवस्था में है, और उसके पास वाला जो कार्बन है वो किसी द्विबंध से बंधित है। ऐसा ही यहां हो रहा है। ये जो हैलोजन है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो किस अवस्था में है? sp3 संकृत अवस्था में,
और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सीधा किससे जुड़ा हुआ है, किसी द्विबंध से जुड़ा हुआ है। तो आप एलिलिक हैलाइडों को जान गए। अगर एलिल समूह से कोई हैलाइड जुड़ा हुआ है तो उन्हें हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। अब यहां क्या है, हैलोजन के रूप में हमने Cl को जोड़ा है तो इसका नाम हो गया एलिल क्लोराइड। क्या नाम हो गया, एलिल क्लोराइड। अब हम इनके IUPAC नाम देखते हैं। देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा, अगर मैं इसके IUPAC नाम की चर्चा करता हूं तो आप द्विबंध को प्राथमिकता दीजिए। 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और 1 नंबर पे द्विबंध है। सबसे पहले हम प्रतिस्थापी को लिखेंगे 3 क्लोरो, और अब हम ये 3 कार्बन है इसके लिए लिख देंगे प्रोप, और 1 नंबर पर ईन है 1 ईन। इसका क्या नाम हो गया, 3 क्लोरो प्रोप 1 ईन या 3 क्लोरो प्रोपीन या 3 क्लोरो 1 प्रोपीन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके नाम को देखिए। यहां अगर मैं द्विबंध को प्राथमिकता देता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां भी 3 नंबर पर क्लोरीन है तो हम लिख देंगे 3 क्लोरो, और ये एक चक्रीय संरचना है, इसके लिए हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सीन। तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। इसको हम 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इन जो डबल बॉन्ड है वो 1 नंबर पर, और आप इसको जनरली 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन भी कह सकते हो। तो ये एक एलिलिक हैलाइड हुई। इसके बाद में देखिए वाइनिलिक हैलाइड। अगर हैलोजन किसी वाइनिल समूह से जुड़ा हो, ये जो आप समूह देख रहे हो इसे वाइनिल समूह कहते हैं, और इसमें हो क्या रहा है, जो हैलोजन परमाणु है वो उस कार्बन से जुड़ा है जो किसी डायरेक्ट किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा है। देखिए हैलोजन परमाणु द्विबंध के कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो क्लोरीन है वो डायरेक्ट किसी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसका नाम देखूं तो कॉमन नेम तो क्या हो गया, वाइनिल क्लोराइड, क्योंकि हैलोजन के स्थान पर यहां क्या है, Cl। और अगर मैं इसके IUPAC नाम की चर्चा करता हूं तो ये एथीन है और ये क्लोरोएथीन होगी। क्या हो गई, क्लोरोएथीन। ठीक, इसके नाम को देखिए। इसके नाम को देखें तो ये एक साइक्लोहेक्सीन है। नंबरिंग हम इधर से करते हैं तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, ये इसका IUPAC नाम। ठीक है, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, और ये हो गया क्लोरोएथीन। सीधा आप इसको लिख सकते हो क्लोरोएथीन। इसके बाद में हम आगे वाले हैलाइड पे चर्चा करते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। अगर हैलोजन किसी बेंजिल ग्रुप से जुड़ा हुआ, आप इसको भी समझिए। ये संरचना आपको अच्छी तरीके से मालूम होगी। ये क्या है, ये बेंजीन है, और अगर इस बेंजीन में मैं एक CH2 समूह जोड़ देता हूं यहां पर ऐसे, तो ये बेंजिल हो गया। ये बेंजीन है, और जैसे ही मैंने इस बेंजीन के साथ एक CH2 अटैच किया ये बेंजिल हो गया। और अगर मैं इस बेंजिल से कोई हैलाइड जोड़ देता हूं तो वो क्या हो जाएंगे, बेंजिलिक हैलाइड। आप इसको देखिए, ये तो है बेंजिल, और हैलाइड के रूप में मैंने क्या जोड़ा है, Cl, इसलिए ये बेंजिलिक क्लोराइड है, या इसको हम बेंजिल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, हो क्या रहा है, जो हैलोजन है वो उस कार्बन से जुड़ा है जो किस अवस्था में है, sp3 संकरित अवस्था में। क्यों, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड और यह कार्बन किसी एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ है।
तो इस प्रकार के हैलोजन जिनमें हैलोजन परमाणु तो किसी sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो और वो sp3 संकरित कार्बन किसी एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसे हैलाइड बेंजीलिक हैलाइड कहलाते। नेक्स्ट देखिए एरिल हैलाइड। ये जो आपका एरिल हैलाइड का टॉपिक है, ये आपके किताब में एक बड़ा टॉपिक बनकर आएगा, एक पूरा पार्ट है इसका। इसलिए हम यहां केवल इतनी ही चर्चा करेंगे, किसी एरोमेटिक वलय के साथ, कोई भी एरोमेटिक वलय हो उसके साथ यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के हैलाइड एरिल हैलाइड कहलाते। तो हमने इनके वर्गीकरण में क्या देखा, 6 प्रकार के हैलाइडों की चर्चा की। एक हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं। हमने एलिल हैलाइडों की चर्चा की, वाइनिलिक हैलाइडों की चर्चा की, हमने बेंजीलिक हैलाइडों की चर्चा की और एरिल हैलाइडों की भी चर्चा की। अगर यहां इस एरोमेटिक, ये बेंजीन है और इस बेंजीन से Cl जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अब आपने जितने भी हैलाइड देखे उनमें एक चीज सब में कॉमन देखी, और वो क्या देखी कि जो कार्बन परमाणु है उससे हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। अगर मैं CH3Cl लेता हूं और यहां भी क्या हो रहा है, इसको थोड़ा खोल के हम लिखते हैं, तो ये तो इसके 3 H हो गए और एक जो Cl है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो हो गया कार्बन और ये हो गया हैलोजन, जिसे हमने यहां किससे लिखा है, अक्स से। अब हम इस CX बंध की नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो आप आगे देखिए, हेलो एल्केनो में CX बंध की प्रकृति। 2 चीजें हो रही थी, एक तो कार्बन है और एक कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हैलोजन X जुड़ा हुआ है। यहां जो एल्केन की यदि हम बात करें, अब एल्केन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होगा। अगर ये sp3 संकरित अवस्था में है और यहां हैलोजन के जो p कक्षक होते हैं, ये एक सहसंयोजक बंध है। CX बॉन्ड एक सहसंयोजक बॉन्ड होता है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बनाते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, आपको यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉनों का मतलब है एक इसका और एक इसका, इन दोनों ने आपस में पार्टनरशिप की है, साझा किया है और फिर सहसंयोजक बंध बना है। तो इसके जो sp3 संकरित कक्षक है, sp3 ऑर्बिटल है और इसके अर्धपूरित p कक्षक है, ये आपस में अतिव्यापित होते हैं। तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में CX बंध के निर्माण में कार्बन के sp3 संकरित कक्षक हैलोजन के p कक्षक से अतिव्यापित होकर sp3p प्रकार का अतिव्यापन बनाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो जो ये हैलोजन है X जो है, चाहे वो F हो, Cl हो, Br हो, I, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो विद्युत ऋणता होती है वो ज्यादा होती है। किसकी तुलना में, इस कार्बन परमाणु की तुलना। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जब इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। विद्युत ऋणता कहते किसे, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति। और यहां इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अब थोड़ा सा हैलोजन की तरफ चला जाए। इससे क्या होगा, इससे जो सहसंयोजक बंध है वो ध्रुवीय हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, और जो X है उस पर तो आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और जो कार्बन है उस पर आंशिक क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। आप इस डायग्राम में देखिए, ये कार्बन है, ये हैलोजन है। हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक थी, इसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लिया, इस पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ गया
और बंद में ध्रुवता उत्पन्न हो गई। अगर इस अक्स की जगह आप फ्लोरीन लेते हो, इस अक्स की जगह आप क्लोरीन लेते हो, इसकी जगह आप ब्रोमीन लेते हो, इसकी जगह आप आयोडीन लेते हो और इन सब को मैं CH3 बना देता, तो आप देखिए हैलोजनों की यदि विद्युत ऋणता की बात की जाए तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को यह सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचेगा। ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बहुत ज्यादा खींचेगा, जबकि आयोडीन जो है वो इन तीनों की तुलना में सबसे कम विद्युत ऋणी है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनों को इनकी तुलना में उतना ज्यादा अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। इसलिए इनके जो द्विध्रुव आघूर्ण के मान है, अगर ध्रुवता उत्पन्न हुई है तो इनके द्विध्रुव आघूर्ण के मान भी होंगे, और सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण का मान CH3F का होगा, उससे कम CH3Cl का होगा, उससे कम CH3Br का होगा और सबसे कम CH3I का होगा। यदि हम इन तीनों के द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, ये जो म्यू है ये द्विध्रुव आघूर्ण को बताता है, और CH3Cl के लिए 1.86 D क्या है? D डायपोल द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई है, इसका मान इससे कम है 1.79, और CH3I का मान सबसे कम है 1.62 D। ये चीजें याद नहीं रखनी है, ये केवल समझना है। परीक्षा में ऐसे नहीं आता है कि CH3I का द्विध्रुव आघूर्ण लिखिए, लेकिन यह जरूर आ सकता है कि इनके द्विध्रुव आघूर्ण के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या घटते हुए क्रम में लिखिए। तो आज का जो अपना पहला पार्ट था उसके अंदर हमने हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड क्या होते हैं उनका वर्गीकरण किया, उनका साथ साथ में नामकरण किया और CX बंध की प्रकृति को देखा। अब जब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे उसके अंदर एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन सब चीजों को अपनी नोटबुक में नोट करें और बार बार इनको पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू।